संयुक्त परिवार की छोटी बहू बने हुए काव्या को 1 महीना ही हुआ था कि उसने घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस किया। कुछ दिन तो विवाह की रस्म व हनीमून में हंसी खुशी बीत गई, पर अब नियमित दिनचर्या शुरू हो गई थी। आरव ऑफिस जाने लगा था। सासू माँ प्रमिला, ससुर हरीश, जेठ सुनील, जेठानी नीता और उनकी बेटी तान्या का पूरा रूटीन अब काव्या को समझ आ गया था। सुनील घर पर ही रहते थे। काव्या को बताया था कि वह क्रॉनिक डिप्रेशन के मरीज हैं। इसके चलते वह कहीं कुछ काम कर ही नहीं पाते थे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। यह बीमारी उन्हें कहां, कब और कैसे लगी, किसी को नहीं पता। वह घंटों चुपचाप अपने कमरे में अकेले लेटे रहते थे। जेठानी नीता के लिए काव्या के दिल में बहुत सम्मान व स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार नीता के साथ बहुत रूखा सूखा था। वह हर वक्त नीता को कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। नीता चुपचाप सब सुनती रहती थी। काव्या को यह बहुत नागवार गुजरता। बाकी कसर सासू माँ की छोटी बहन गीता आकर पूरी कर देती थी। काव्या हैरान रह गई थी जब एक दिन गीता मौसी ने उसके कान में कहा, आरव को अपनी मुट्ठी में रखना। इस नीता ने तो उसे हमेशा अपने जाल में ही फंसा कर रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कसकर रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा कि नीता के चक्कर से बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दे, पर आरव माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। काव्या को हंसी आ गई थी। मौसी, पति है मेरा, कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े। और इस मामले में पंडित जी की क्या जरूरत थी? इस बात पर तो वहां बैठी सासू माँ को भी हंसी आ गई थी, पर उन्होंने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई थी। गीता ठीक कह रही है। बहुत नाच लिया आरव अपनी भाभी के इशारे पर। अब तुम उसका ध्यान नीता से हटाना। काव्या हैरानी से दोनों बहनों का मुंह देखती रही थी। एक माँ अपने बड़ी बहू और छोटे बेटे के रिश्ते के बारे में गलत बातें कर रही है, वो भी घर में आई नई नवेली बहू से। फिर वह अचानक हंस दी तो सासू माँ ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आपकी बातों पर माँ। गीता ने डपटा, हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे हित की ही बात कर रहे हैं। नीता से दूर ही रहना। गीता बहुत देर तक उसे पता नहीं कब की किस्से सुनाने लगी। नीता रसोई से निकलकर वहां आई तो सबकी बातों पर ब्रेक लग गया। काव्या ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उसकी भी छुट्टियां खत्म हो गई थी। आरव और काव्या साथ ही निकलते थे। लौटते समय कभी साथ थे, कभी अलग। सुबह तो काव्या व्यस्त रहती थी। शाम को आकर नीता की मदद करने के लिए तैयार होती तो नीता उसे स्नेह से दुलार देती। रहने दो काव्या, ऑफिस से आई हो, आराम कर लो। नहीं भाभी, सारा काम आप ही करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं काव्या, मुझे आदत है। मैं काम में लगी रहती हूँ तो मन लगा रहता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या टेंशन होती रहती है खाली बैठने पर। काव्या उनका दर्द समझती थी। पति की बीमारी के कारण उनका जीवन कितना एकाकी था। तान्या की भी चाची से बहुत बनती थी। काव्या उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद कर देती। 6 महीने बीत गए थे। एक शनिवार को सुबह सुबह नीता की भाभी का फोन आया। नीता के मामा की तबीयत खराब थी। नीता सुनते ही परेशान हो गई। इन्हीं मामा ने नीता को पाल पोस कर बड़ा किया था। काव्या ने कहा, भाभी आप परेशान मत हो, जाकर देख आई। पर तान्या की परीक्षाएं हैं सोमवार से, मैं देख लूंगी सब, आप आराम से जाइए। सासू माँ ने उखड़े स्वर में कहा, आज चली जाओ बस से, कल शाम तक वापस आ जाना। नीता ने जी कहकर सिर हिला दिया। उसके मामा मामी के सिवा कोई और था ही नहीं। मामा मामी भी निसंतान थे। काव्या ने कहा, नहीं भाभी, मैं आरव को जगाती हूँ, उनके साथ कार में आराम से जाइए। यहाँ दिल्ली से देहरादून तक बस के सफर में समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, जबकि इनके साथ जाने से आप लोगों को भी सहारा रहेगा।
सासू माँ का मुंह खुला का खुला रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाई। पैर पटकते हुए इधर से उधर घूमती रही। क्या जमाना आ गया है, सब अपनी मर्जी करने लगे हैं। वहीं ससुर ने कहा, काव्या ठीक तो कह रही है, जानो दे उसे आरव के साथ। प्रेमिला को और गुस्सा आ गया। आप चुप ही रहो तो अच्छा होगा, पहले ही आपने दोनों बहुओं को सिर पर चढ़ा रखा है। आरव पूरी बात जानने के बाद तुरंत तैयार होकर आ गया। चलिए भाभी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा, जब तक मामा जी ठीक नहीं होते हम वहीं रहेंगे। काव्या ने दोनों को नाश्ता करवाया और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया। सुनील बैठे तो वहीं थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों चले गए तो वो भी अपने बेडरूम में चले गए। शनिवार तक काव्या की छुट्टी थी। वो मेड कमला के साथ मिलकर घर का काम निपटाने लगी। शाम तक गीता मौसी फिर आ गई। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे बहू से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए इस घर में उनका आना जाना लगा ही रहता था। उनका घर 2 गली ही दूर था। दोनों बहनें एक जैसी थी, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच। गीता ने आराम से बैठते हुए काव्या से कहा, तुम्हें समझाया था ना, अपने पति को जेठानी से दूर रखो। तो काव्या मुस्कुराई, हाँ मौसी, आपने समझाया तो था, फिर आरव को उसके साथ क्यों भेज दिया? माँ, अस्पताल में मामा जी और भाभी को कोई भी जरूरत पड़ सकती है ना। गीता ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, दीदी, छोटी बहू को तो जरा भी अकल नहीं है। प्रमिला ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं, समझा लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुरा कर चल देती है। मैंने सुना है तान्या आरव की ही संतान है। सुनील का हाल तो पता ही है सबको। काव्या भौचक्की सी गीता का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही हो मौसी? हाँ बहू, सब रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं। काव्या पल भर कुछ सोचती रही, फिर सहजता से बोली, छोड़िए मौसी, कोई और बात करते हैं। अच्छा, चाय पीने का मूड बन गया है, चाय बना कर लाती हूँ। गीता हैरानी से काव्या को जाते देखती रही। इतने में प्रमिला भी वहां आ गई। गीता को हैरान देख बोली, क्या हुआ? अरे ये तुम्हारी छोटी बहू कैसी है? इसे कुछ भी कह लो, अपनी धुन में ही रहती है। प्रमिला ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, धोखा खाएगी किसी दिन, अपनी आंखों से देख लेगी तो आंखें खुलेगी। हम बड़े अनुभवी लोगों को कौन सुनता है आजकल। काव्या ने टीवी देख रहे ससुर जी को एक कप चाय दी, फिर जाकर नीता के बेडरूम में देखा। सुनील गहरी नींद में थे। फिर प्रमिला और गीता की चाय पीनी शुरू की ही थी कि काव्या का मोबाइल बज उठा। आरव का फोन था। बात करने के बाद काव्या ने कहा, माँ, भाभी के मामा जी को 3-4 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा, एक छुट्टी ले लेंगे, भाभी को साथ लेकर ही आएंगे। मैंने भी यही कहा, वहां आप दोनों देख लो, यहाँ तो हम सब है ही। प्रमिला ने डपटा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जो नीता चाहती है आरव वही करता है। तुमसे कहा था ना, आरव को उससे दूर रखो। आप चिंता ना करें माँ, मैं देख लूंगी। अच्छा, तान्या आने वाली है, मैं उसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ। भाभी के आने तक छुट्टी ले लूंगी, जिससे घर में किसी को परेशानी ना हो। दोनों को हैरान छोड़ काव्या काम में व्यस्त हो गई। आरव और नीता लौट आए थे। नीता और काव्या स्नेह पूर्वक लिपट गई। हरीश वहां के हाल चाल पूछते रहे। सुनील ने सब चुपचाप सुना, कहा कुछ नहीं। उनका अधिकतर समय दवाइयों के असर में सोते हुए ही बीतता था। उन्हें अजीब से डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, जिसमें कभी वे चीखते चिल्लाते थे तो कभी घर से बाहर भागने की कोशिश करते थे। सासू माँ को नीता फूटी आंख नहीं सुलाती थी, जबकि खुद ही उसे बहू बनाकर लाई थी। बेटे की अस्वस्थता का सारा आक्रोश नीता पर ही निकाल देती थी। घर का सारा खर्च आरव और काव्या ही उठाते थे। हरीश रिटायर्ड थे और सुनील तो कभी कोई काम कर ही नहीं पाए थे। उनकी पढ़ाई भी बहुत कम हुई थी। 3 साल बीत गए। काव्या ने एक स्वस्थ एवं सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
तो पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। नन्हे अयांश को सबने भर कर गोद में खिलाया। नीता ने ही अयांश की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। काव्या के ऑफिस जाने पर नीता ही अयांश को संभालती थी। कई पड़ोसी रिश्तेदार अयांश को देखने आते रहते और काव्या के कानों में मक्कारी से घुमा फिराकर आरव और नीता के अवैध संबंधों की जानकारी का जहर उड़ेलते चले जाते। कुछ और तो यहाँ तक मजाक में कह देती, चलो अब आरव 2 बच्चों का बाप बन गया। काव्या के चेहरे पर जू नहीं रेंगती। देख सब हैरान और चुप हो जाते। 1 साल और बीत रहा था कि एक अनहोनी घटना घट गई। तान्या के स्कूल से फोन आया। तान्या बेहोश हो गई थी। आरव और काव्या तो अपने ऑफिस में थे। अयांश को प्रमिला के पास छोड़ नीता तुरंत अस्पताल भागी। आरव और काव्या को उसने रास्ते में ही फोन कर दिया था। तान्या को डॉक्टर देख चुके थे। उन्होंने उसे एडमिट कर कुछ टेस्ट कराने की सलाह दी। नीता आरव के कहने पर तान्या को सीधा अस्पताल ही ले गई। स्कूल में फर्स्ट एड मिलने के बाद वह होश में आई तो थी, पर वो बहुत सुस्त और कमजोर लग रही थी। आरव और काव्या भी अस्पताल पहुंच गए थे। आरव ने घर पर फोन करके सारी स्थिति बता दी थी। तान्या ने बताया सुबह ही वह असुविधा महसूस कर रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे थे और वह शायद फिर बेहोश हो गई थी। हैरान तो सब तब हुए जब उसने कहा, कई बार ऐसा लगता है कि सिर घूम रहा है, कभी अचानक अजीब सा डिप्रेशन लगने लगता है। नीता इस बात पर पूरी तरह चौंक गई। रोते हुए बोली, काव्या ये क्या कह रही हो? तान्या को सुनील की भी तो ऐसी ही तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, क्या तान्या भी? अरे नहीं भाभी, पढ़ाई का दबाव होगा। कितना तनाव रहता है आजकल बच्चों को। आप परेशान ना हो, हम सब हैं ना। काव्या ने नीता को तसल्ली दी तो तान्या के सब टेस्ट हुए। रात को आरव ने सबको घर भेज दिया था। अगले दिन काव्या सुनील को अपने साथ ही अस्पताल ले गई। वहां वह थोड़ी देर तान्या के पास बैठे रहे, फिर अस्वस्थ सी बेचैनी से उठने बैठने लगे तो काव्या उन्हें वहां से वापस घर ले आई। नीता तान्या के पास थी। प्रमिला ने काव्या को डपटा, सुनील को क्यों लाई थी? मां, तान्या की बीमारी का पता लगाने के लिए भैया का डीएनए टेस्ट होना था, कहकर काव्या किचन में चली गई। काव्या ने थोड़ी देर बाद देखा प्रमिला और गीता की आवाजें तान्या के कमरे से आ रही थी। गीता जब भी आती तान्या के कमरे में ही सोती थी। काव्या दरवाजे तक जाकर रुक गई। गीता कह रही थी, अब पोल खुलने वाली है, रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। बड़े आए हर समय भाभी भाभी की रट लगाने वाले, आंखें खुलेंगी अब। क्या सब कह रहे हैं कि पति को संभाल कर रख? आरव पिता की तरह ही तो है, डटा है अस्पताल में। प्रमिला ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बाहर खड़ी काव्या का खून खौल उठा। घर की बच्ची की तबीयत खराब और ये दोनों इस समय इतनी घटिया बातें कर रही हैं। अगले दिन तान्या की सब रिपोर्ट आ गई। सब सामान्य था, बस उसका बीपी लो हो गया था। शाम तक डिस्चार्ज होना था। आरव और नीता अस्पताल में रुके। काव्या घर पहुंची तो गीता ने झूठी चिंता जताते हुए कहा, सब ठीक है, वह जो डीएनए टेस्ट होता है उसमें क्या निकला? ये पूछते पूछते भी गीता की आंखों में मक्कारी दिखाई दे रही थी। काव्या ने आसपास देखा। हरीश कुछ सामान लेने बाजार गए हुए थे। सुनील अपने रूम में थे तो काव्या ने बहुत ही गंभीर स्वर में बात शुरू की, माँ, मौसी, मैं थक गई हूं आप दोनों की झूठी बातों से, तानों से। माँ, आप कैसे आरव और भाभी के बारे में गलत बातें कर सकती हैं? आप दोनों हैरान होती है ना मुझ पर कि मुझ पर किस बात का असर क्यों नहीं होता? वो इसलिए कि विवाह की पहली रात को ही आरव ने मुझे बता दिया था कि वह हर हालत में भाभी और तान्या की देखभाल करते हैं और हमेशा करेंगे। उन्होंने मुझे सब बताया कि आपने जानबूझकर अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे का विवाह एक अनाथ गरीब लड़की से करवाया, जिससे वो आजीवन आपके दबाव में दबी रहे। आरव ने आपको किसी लड़की का जीवन बर्बाद न करने की सलाह भी दी थी,
पर आप तो पंडितों की सलाह के चक्कर में पड़ी थी कि यह ग्रहों का प्रकोप है जो विवाह बाद दूर हो जाएगा। आपकी इस हरकत पर आरव हमेशा शर्मिंदा और दुखी रहे। भाभी का जीवन आपने बर्बाद किया है। आरव अपनी देखरेख और स्नेह से आपकी इस गलती की भरपाई ही करने की कोशिश करते रहते हैं। वही नहीं, मैं भी भाभी की हर परेशानी में उनका साथ दूंगी। और रिपोर्ट से पता चल गया कि सुनील ही तान्या के पिता हैं। मौसी, आपकी बस इसी रिपोर्ट में रुचि थी ना? आगे से कभी आप मुझसे ऐसी बातें मत करना, वरना मैं और आरव भाभी को लेकर अलग हो जाएंगे और इस अच्छे भले घर को तोड़ने की जिम्मेदारी आप दोनों की होगी। हमें शांति, स्नेह और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहने दें तो अच्छा रहेगा, कहकर काव्या अपने बेडरूम में चली गई। अरे तुम कहाँ चली गीता? कहीं नहीं दीदी, जरा घर पर एक चक्कर काट लूं, फिर आऊंगी। और आज तो तुम्हारी बहू की निश्चिंतता का राज भी पता चल गया। एक बेटा तुम्हारा बीमार है, दूसरा कुछ ज्यादा ही समझदार। पहले दिन से ही सब कुछ बता रखा है बीवी को। कहते हुए गीता के पैर पटकने की आवाज काव्या को अपने कमरे में सुनाई दी तो उसे हंसी आ गई। पूरे प्रकरण की जानकारी देने के लिए उसने मुस्कुराते हुए आरव को फोन मिला दिया था। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।